हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और पीछे वाला जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। इसलिए यदि आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको अच्छी तरह से देखिए ताकि उसका सारा प्रोसेस आपको समझ में आ सके और आज वाला आपको टॉपिक उससे रिलेटेड है, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से समझ पाए। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर तीव्रता। इससे पहले हमने पढ़ा था कि विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी। तो इस प्रकार से हमने प्राप्त किया था कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके दोनों आवेश परिमाण में समान होते हैं और प्रकृति में विपरीत होते हैं। इन दोनों आवेशों की मध्य की दूरी हमने 2l ली थी। इनकी मध्य की दूरी 2l है और O इनका मध्य बिंदु है। अब इनकी अक्षीय रेखा, ये इनकी अक्षीय रेखा थी। इस रेखा पर हमने कोई बिंदु P लिया था। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने फाइंड आउट की थी और वो हमारे पास उसका जो फॉर्मूला आया था EP, यानी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय रेखा पर वो आया था 2kP/r³। 2kP/r³ और सदिश रूप में लिखेंगे तो हमारे पास सदिश रूप में इसका फॉर्म आया था E अक्षीय बराबर 2kP/r³। इसकी सदिश फॉर्म है। तो अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन वही है, इस बिंदु पर तीव्रता की डायरेक्शन वही है जो इस द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव आघूर्ण की है। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किस तरफ होती है, नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये है और इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी यही प्राप्त हो रही है हमारे पास EP। तो ये हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने कर लिया था। और एक इंपॉर्टेंट चीज हम इस फॉर्मूले से और हमें निकल कर आई कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है द्विध्रुव के कारण वो द्विध्रुव आघूर्ण पर डिपेंड करती है। द्विध्रुव आघूर्ण P पर डिपेंड करती है, न कि आवेश पर। दूसरा, तीव्रता है वो दूरी के घन की व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के घन की व्युत्क्रमानुपाती है। इसका अर्थ हुआ ये दूरी कहां से कहां तक है, इसके मूल बिंदु ध्यान रखना, इसके मूल बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु या मूल बिंदु है, यहां से यहां तक डिस्टेंस आ रहा है, यहां से यहां तक डिस्टेंस आ रहा है और ये दूरी के घन की व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब तेजी से घट रही है, बिंदु आवेश की तुलना में तेजी से घट रही है, क्योंकि बिंदु आवेश की जो तीव्रता आ रही थी वो होती 1/r²। तो ये है इसकी तुलना में तेजी से कम होगी, तेजी से डिक्रीज होगी। तो ये हमारा लास्ट वीडियो का रिजल्ट था जो हमने पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त होगी उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम हम बना के देखते हैं ये कैसा होगा। यहाँ पर ये हम -q आवेश लेते हैं और इस यहाँ पर ये आपका +q आवेश है। ये A और B है, यानी AB एक विद्युत द्विध्रुव है और इन दोनों का मध्य बिंदु O है, इन दोनों का मध्य बिंदु ये O है और द्विध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपकी 2l। ये डिस्टेंस 2l है, ये मध्य बिंदु है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस को हम l मान लेते हैं। ये डिस्टेंस आपकी l होगी एंड ये डिस्टेंस भी आपकी क्या होगी, l होगी इसकी निरक्षीय रेखा पर। और निरक्षीय रेखा कौन सी है, निरक्षीय रेखा कौन सी है, इसकी जो निरक्षीय रेखा है वो ये रेखा होगी आपकी निरक्षीय। इसकी जो निरक्षीय रेखा होगी द्विध्रुव की, जो मध्य बिंदु से पास हो रही है और इसकी अक्ष के लंबवत है, मध्य बिंदु से पास हो रही है, इसके अक्ष के लंबवत है। तो इसको हम द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा कहेंगे। तो यहां पर बिंदु P है, बिंदु P है यहां पर है। इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी निरक्षीय रेखा पर बिंदु P है जो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r डिस्टेंस पर, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हम r मानते हैं, ये डिस्टेंस है वो r है। तो बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी, बिंदु P पर जो तीव्रता होगी वो इस द्विध्रुव के इस माइनस आवेश और इस प्लस आवेश के कारण जो तीव्रता हमें प्राप्त होगी उसका सदिश योग होगी। ओके, तो अब हम देखते हैं, यहां से इन दोनों को मिला देते हैं, इसको यहां से मिला देते हैं, इसको यहां से मिला दिया, सेम ऐसे इसको हम यहां से मिला देते हैं, इन दोनों को आपस में मिला दिया। ये डिस्टेंस AP है, ये डिस्टेंस है
बीपी है। अब एपी और बीपी डिस्टेंस देखनी है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। ये वाले डिस्टेंस और ये वाले डिस्टेंस आपस में क्या है, बराबर है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये एंगल यहाँ पर थीटा बन रहा है, इसका एंगल भी एक थीटा बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज काम में लें, देखिए समकोण त्रिभुज एओपी से ये एपी का स्क्वायर रूट करण है, तो एपी का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, ए ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ पी का स्क्वायर। ए ओ कितनी एल, तो एल का स्क्वायर प्लस ओपी कितनी आर, तो आर का स्क्वायर इक्वल्स टू एपी की जो वैल्यू कितनी है, एपी बराबर आएगा वर्गमूल एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एपी और बीपी आपस में बराबर है, एपी और बीपी आपस में बराबर है। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, हमारे काम में आने वाली है। ठीक है, अब बिंदु पी पर हमें तीव्रता याद करनी है, तो तीव्रता माइनस क्यू आवश्यक कारण से भी होगी और प्लस क्यू आवश्यक कारण से भी होगी, जिसको हम एक एक करके ज्ञात करेंगे दोनों को, और फिर दोनों का सदिश योग कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास परिणामी तीव्रता प्राप्त होगी। क्लियर? तो थोड़ा हम लिख लेते हैं इसके बारे में, जो हमने बोला उसको हम लिख लेते हैं ताकि अच्छा सा हमारी समझ में आए। तो देखिए, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेशों के मध्य की दूरी 2L तथा आवेशों के मध्य की दूरी 2L तथा मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O है। इस द्विध्रुव के कारण इसके निरक्षीय अक्ष पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। स्मॉल r दूरी पर स्थित है। बिंदु P पर तीव्रता द्विध्रुव के दोनों आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू के कारण होगी। ओके, तो ये हमने जो बोला उसको हमने लिख दिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम करते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्यों होगी। अब देखिए, क्योंकि हम जानते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता अंदर की तरफ होगी। ध्यान रखना, इस माइनस क्यू इस बिंदु P पर अगर इस माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता देखनी है तो ये किस तरफ होगी, अंदर की तरफ। तो इसको हम लेते हैं अंदर की तरफ। इसकी डायरेक्शन ये होगी अंदर की तरफ, जिसको हम क्या कह रहे हैं, E1। इसको हम क्या कह रहे हैं, इस प्लस के कारण से तीव्रता किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। प्लस के कारण से तीव्रता किस तरफ होती है, बाहर के कारण से ये होगी। प्लस की तीव्रता किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। ये होगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ये होगी आपकी E2। ओके, तो देख लेते हैं पहले। बिंदु P पर द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता
माइनस क्यू आवेशिक कण तीव्रता क्या होगी। और तीव्रता का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु आवेशिक कण तीव्रता ई बराबर क्या आता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही आता है। तो यहां पर लिखेंगे, इसको हम E1 कह रहे हैं तो E1 इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी इनके बीच की डिस्टेंस, और बीच की डिस्टेंस कितनी है, ए पी स्क्वायर, कितनी है, ए पी स्क्वायर। दिशा किस तरफ है, पी ए दिशा में, ध्यान रखना है पी से ए की तरफ इसकी दिशा है, पी ए दिशा में, पी ए दिशा में। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, बिंदु पी पर तीव्रता, और प्लस क्यू आवेश की तीव्रता क्या होगी, इसको हम लिखते हैं E2। तो E2 बराबर क्या आएगा, ये प्लस क्यू आवेश के कारण है, इस बिंदु पर निकालना है, तो इसके कारण किस तरफ है, बाहर की तरफ होगी। तो और इसका फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस आपके बी पी स्क्वायर, और दिशा किस तरफ है, बी पी दिशा में, बी पी दिशा में। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहां तक इसको नोट कीजिए, इसके आगे हम इसको अप्लाई करते हैं, तो इतना आप वर्क कीजिए। ओके, क्लियर। ओके, नोट कर लिया होगा इतना। इसको ऊपर वाला मैं ये रफ कर देता हूं, और फिर आगे हम करते हैं इसके ऊपर, इसका प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। डेरिवेशन है, अच्छा डेरिवेशन है, कल वाला डेरिवेशन था वो भी अच्छा है, और ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, चूंकि एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी, ये आपका एपी बराबर बीपी है। ओके, इसको समीकरण 3 नाम दे दो, इसको समीकरण 3 नाम दे दो कि एपी और बीपी बराबर है, इसलिए हम क्या ले सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या आएगा, E1 का मैग्नीट्यूड बराबर किसके आएगा, E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। ये आपका समीकरण हो गया 4। क्योंकि एपी और बीपी आपस में बराबर हो गया, ये वाली डिस्टेंस दोनों की बराबर होगी, तो इस बिंदु पर तीव्रता दोनों के कारण से मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी, लेकिन डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है। इसके कारण से डायरेक्शन इस तरफ आ रही है, इसके कारण से डायरेक्शन इस तरफ आ रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी दिशा है अलग अलग होने के कारण इसको हम घटकों में विभाजित करना पड़ेगा, इसको घटकों में विभाजित करना पड़ेगा। और किस प्रकार से घटकों में विभाजित करेंगे, अगर इस अक्ष को हम ऊपर बढ़ा दें, इस अक्ष को एक इधर ऊपर बढ़ा दिया, ठीक है, और एक इधर अक्ष बना दी, इस प्रकार से ध्यान देना। अब चूंकि ये कोण थीटा बन रहा है, ये कोण थीटा है, और ये दोनों एक दूसरे के हैं पैरेलल है, तो ये कोण भी थीटा होगा, ये कोण भी थीटा होगा। तो ये परिणामी तीव्रता होगी आपकी, ये E2 परिणामी तीव्रता होगी। ये परिणामी तीव्रता इस अक्ष के साथ कोण थीटा बना रही है, ध्यान रखना। ये परिणामी तीव्रता इस अक्ष के साथ कोण थीटा बना रही है, तो ये इसका क्षैतिज घटक होगा। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि यदि A परिणामी सदिश है, A परिणामी सदिश है, और ये इस अक्ष के साथ, क्षैतिज अक्ष के साथ कोण थीटा बना रहा है, तो इसका इसके साथ हम प्रोजेक्शन लेते हैं, तो इसका जो घटक आएगा, ये क्षैतिज घटक कहलाएगा, इसकी वैल्यू होगी A cos थीटा है। एंड शेष दूसरा बचेगा आपका परपेंडिकुलर घटक होगा, जिसकी वैल्यू होगी A sin थीटा, A sin थीटा। तो इस प्रकार से हम घटकों में विभाजित करेंगे, जो हम पहले समझ चुके हैं इन चीजों के बारे में। ओके, तो ये E2 इस अक्ष के साथ कोण थीटा बना रही है, तो इसका क्षैतिज घटक आ जाएगा इस दिशा में, इसको हम लिखेंगे E2 cos थीटा। ओके, दूसरा इसका परपेंडिकुलर घटक ऊपर की तरफ जाएगा, ये परपेंडिकुलर घटक हो गया, जिसको हम लिखेंगे E2 sin थीटा। ओके, घटकों में विभाजित कर दिया। अब दूसरा इसके देखिए, ये भी तो बना रही है, ये कोण थीटा है, और तो ये भी कोण थीटा है,
और ये भी कोण थीटा है। तो ये E1 परिणामी तीव्रता होगी, इस अक्ष के साथ कोण थीटा बना रही है, इस अक्ष के साथ कोण थीटा बना रही है, तो इसका क्षैतिज घटक इस दिशा में जाएगा, तो ये क्षैतिज घटक होगा, इसको हम लिखेंगे E1 cos थीटा। ठीक है, और इसका लंबवत घटक क्योंकि नीचे की तरफ है तो इसका लंबवत घटक ही आएगा, इसका लंबवत घटक होगा जिसको हम लिखेंगे E1 sin थीटा, ये इसका लंबवत घटक होगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। एक बार फिर देखिए कि जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण तीव्रता E2 जिसकी दिशा इस तरफ है, इस तरफ है, ये परिणामी तीव्रता E2 इस अक्ष के साथ कोण थीटा बना रही है, तो इसको दो घटक बनेंगे, इसका एक क्षैतिज घटक होगा जिसको हम E2 cos थीटा कहेंगे, दूसरा इसका ऊपर की तरफ लंबवत घटक होगा जो E2 sin थीटा होगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, दूसरा माइनस क्यू आवेश के कारण, देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर P पर जो तीव्रता है उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी क्योंकि माइनस आवेश के कारण अंदर की तरफ होती है, तो ये E1 की डायरेक्शन होगी। अब ये E1 इस अक्ष के साथ कोण थीटा में आ रही है, तो इसका क्षैतिज घटक इस दिशा में जाएगा जिसको हम कहेंगे E1 cos थीटा, और चूंकि नीचे की तरफ आ रही है इसलिए इसका लंबवत घटक किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, जो क्या होगा E1 sin थीटा। तो ये हमने घटकों में वियोजित कर दिया। अब घटकों में वियोजित कर दिया तो आप देख सकते हैं कि E1 व E2 मैग्नीट्यूड में समान है, परिमाण में समान है। अगर ये दोनों परिमाण में समान है तो इनके लंबवत घटक दोनों के, एक ये ऊपर की तरफ है, इसका ये घटक ऊपर की तरफ है, दूसरा ये घटक नीचे की तरफ है, दोनों परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे। कहने का मतलब हुआ कि इन दोनों घटकों के कारण से इस बिंदु P पर हमें कोई तीव्रता प्राप्त नहीं होगी, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच गया कौन सा हमारा, क्षैतिज घटक। कौन सा बन गया, क्षैतिज घटक। दोनों एक ही दिशा में, E2 cos थीटा और E1 cos थीटा, आप देख सकते हैं दोनों एक ही दिशा में है, इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास बिंदु P पर जो तीव्रता प्राप्त होगी वो केवल एंड केवल किसके कारण से होगी, क्षैतिज घटक के कारण से होगी, क्योंकि लंबवत घटक एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण से एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे, एंड दिस इज द होल प्रोसेस। ओके, इसको हम एक बार रिटर्न कर लेते हैं कि जो हमने क्या बोला, इसको आप अच्छी तरह से लिख लेना। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि तीव्रता E1 व E2 परिमाण में समान है, परिमाण में समान है, परंतु दिशा में भिन्न भिन्न है, दिशा में भिन्न भिन्न है। अतः तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करने, अतः तीव्रताओं को घटकों में वियोजित करने पर लंबवत घटक, वियोजित करने पर लंबवत घटक है E1 sin थीटा तथा लंबवत घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जबकि क्षैतिज घटक, जबकि क्षैतिज घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा, जबकि क्षैतिज घटक E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में
होने के कारण परस्पर जुड़ जाएंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। ठीक है, ये होल प्रोसेस था, मैंने इसको लिख दिया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता आएगी, बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता आएगी EP लिख रहे हैं, वो क्या आएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगी। ओके, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगी। E1 और E2 की वैल्यू रखो, क्योंकि E1 और E2 बराबर है, समीकरण 4 हमें कह रहा है। समीकरण तो मैं लिख सकता हूं यहां EP बराबर 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा, ये मैंने लिखा समीकरण 4 से, समीकरण 4 से। अब हमें क्या करना, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम त्रिभुज काम लेते हैं AOP से। तो लीजिए समकोण त्रिभुज AOP से, समकोण त्रिभुज AOP से, इसको इक्वेशन नंबर हम 5 नाम दे देते हैं। तो AOP की से हम निकालेंगे, तो cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्योंकि ये थीटा है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, तो आधार इसका कितना है, AO, आधार तो क्या हो गया AO, और इसका कर्ण कौन सा हो गया, AP। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा इक्वल्स टू AO कितना हमारा L है, और AP हमारे पास निकाल चुके, कितनी है, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 लिख देता हूं, वर्गमूल है तो वर्गमूल को पावर 1/2 लिखा जा सकता है। तो ये वैल्यू हम समीकरण 5 में रखेंगे। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या आता है, E1 तथा cos थीटा का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो देखिए क्या आता है हमारे पास, इसको कैलकुलेट हम करते हैं। तो रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, EP बराबर आएगा 2E1 की वैल्यू मैंने यहाँ मिटा दी, आपको ध्यान में होगी। E1 की वैल्यू Q अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगी, cos थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू आपके पास है L अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर 1/2, पावर 1/2। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो EP बराबर कितना आएगा, इसको Q और 2 को इधर ले जाता हूं, Q इंटू 2L, इनको एक साथ रख देता हूं, और नीचे आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर, ये 1 है, प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, ये 1 है, ये 1/2 तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ EP बराबर, ये क्या है, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L क्या है, हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इसको ले सकते हैं K, ये आपका आ गया P, और नीचे आ गया आपके पास R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की होल पावर 3/2। इक्वेशन हमारे पास बन गया, दिस इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पर लिखते हैं, क्योंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L, द्विध्रुव आघूर्ण है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है। ओके, तो एक्चुअल में हमारे पास अक्षीय रेखा निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के कारण से जो तीव्रता का फॉर्मूला आ रहा है वो कितना, EP बराबर KP अपॉन R L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारे पास आ रहा है। ये आपने लिख लिया होगा, इसको लिख लो एक बार, इससे आगे हम इस कैलकुलेट को करते हैं, कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या प्राप्त होता है।
तो चलिए करते हैं इसको, फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। इसका फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलता है। हम इसके अंदर एक अजम्पशन लेते हैं। क्या लेते हैं कि यदि R ग्रेटर देन L, जैसे अक्षय रेखा में भी यही लिया था कि यदि ये R है, ये डिस्टेंस है इस L की तुलना में बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस होगी दोनों आवेश एक दूसरे से वेरी क्लोज स्थित हैं, वेरी क्लोज, तभी द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा। दोनों आवेश एक दूसरे से वेरी क्लोज हैं, तो इनके बीच का सेपरेशन तो बहुत कम हो गया। ये कम हो गया तो ये तो बहुत कम हो जाएगा, और इसकी तुलना में अगर ये डिस्टेंस R काफी बड़ी है तो हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि यदि R ग्रेटर देन L तो L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, नगण्य माना जा सकता है। अतः हमारे पास क्या आएगा, अतः समीकरण 6 से हमारे पास क्या आएगा कि E निरक्षीय लिख रहा हूं मैं, E निरक्षीय बराबर क्या आएगा, K P अपॉन, L तो 0 हो जाएगा क्योंकि R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है। अगर R है वो ग्रेटर देन L हो गया, इसका मतलब L है बहुत छोटा हो गया, और L का स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको हम 0 मानेंगे। तो ये आएगा R स्क्वायर की पावर 3/2, R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, R क्यूब। यहाँ E निरक्षीय बराबर क्या आएगा, K P अपॉन R क्यूब। इससे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया। क्या आया, E निरक्षीय बराबर K P अपॉन R क्यूब। सदिश रूप लिखे, इसका सदिश रूप देखिए, इसका सदिश रूप लिखेंगे तो E निरक्षीय बराबर कितना आएगा, माइनस आएगा। मैं बता देता हूं, माइनस के P अपॉन R क्यूब, ये इसका सदिश रूप है। इसे क्वेश्चन नंबर 8। E निरक्षीय सदिश रूप फॉर्म आता है माइनस के पी अपॉन R क्यूब। ये माइनस आ रहा है, ध्यान रखना माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता हमें मिल रही है, ध्यान दीजिए, बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता मिल रही है वो किस दिशा में है, इस दिशा में। किस दिशा में है, इस दिशा में, क्योंकि ये दोनों घटक कैंसिल हो गए, ओनली हमारे पास क्षैतिज घटक बढ़ता, और क्षैतिज घटक की डायरेक्शन किस तरफ हो रही है, इस दिशा में। तो ये हमारे पास परिणामी तीव्रता ये आएगी। इसको अगर हम अक्ष मान लें तो ये है, ये परिणामी तीव्रता, ये ईपी, ये ईपी की डायरेक्शन है। यानी परिणामी जो तीव्रता है, ध्यान रखना, परिणामी तीव्रता है वो पी से अक्ष दिशा में है, जबकि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ए से बी की तरफ, इसकी विपरीत होगी ना। ये पी से अक्ष है और द्विध्रुव आघूर्ण ए से बी की तरफ है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी, ये पी की डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे की विपरीत हो गई। यानी कि तीव्रता की जो दिशा है वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह आ रहा है। तो माइनस चिन्ह हमें इस बात के बारे में जानकर दे रहा है कि निरक्षीय रेखा पर तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होगी। यह यहाँ पर हमें इंडिकेशन दे रहा है, इस बात का संकेत दे रहा है यहाँ पर। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए और इसको हम लिख भी देते हैं इस रूप में। तो हमारे पास जो रिजल्ट मिला है अक्षीय और निरक्षीय में क्या डिफरेंस है वो आप देखिए। तो लिखेंगे समीकरण 8 से स्पष्ट है कि द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा
द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है। द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है, अर्थात तीव्रता की दिशा P से अक्ष की तरफ है। ओके, तो ये हमारे पास तीव्रता की दिशा आ गई। तो ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन हो गया। बहुत ही अच्छा और वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको आप अच्छे से 2-3 बार करिए घर पे, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत अच्छे से डेरिवेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप बार बार डेरिवेशन को कीजिए ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके। दूसरा, और इसके अंदर देखिए हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है कि तीव्रता है, समीकरण 7 हमें क्या कहता है कि तीव्रता है वो द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती है। तीव्रता किसके समानुपाती? द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती है। आवेश पर डिपेंड नहीं करी, ओनली आघूर्ण पर डिपेंड कर रही है। दूसरा, r³ के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये भी हम लिख लेते हैं इसके आगे। इस समीकरण यहां से लिख लेना। समीकरण 7 से स्पष्ट है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता नंबर 1, निरक्षीय बिंदु पर जो तीव्रता है द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती, द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होती है। द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होती है, अर्थात E निरक्षीय समानुपाती P द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होगी। ठीक है। तथा दूसरी बात, तथा सेकंड है मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी के घन के, मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी, यानी मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती अर्थात इसको हम लिख सकते हैं E निरक्षीय व्युत्क्रमानुपाती r³। तो दो चीज महत्वपूर्ण है कि तीव्रता किस पर डिपेंड करती है? द्विध्रुव आघूर्ण पर डिपेंड करती है। दूसरा, आघूर्ण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी आघूर्ण का मान जितना अधिक होगा तीव्रता का मान उस बिंदु पर उतना ही अधिक होगा। एंड दूसरा, दूरी है उसके घन की व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी जितनी ज्यादा होगी तीव्रता उतनी ही कम होगी। तो ये सारा हमने इस डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ा, अच्छे से किया है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। इसी से आगे हम इन दोनों में संबंध देखेंगे कि अक्षीय और निरक्षीय पर तीव्रता में क्या संबंध प्राप्त होता है, वो समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको आप नोट कीजिए। लिख लिया होगा आप सभी ने। देखिए, अब हम क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं? द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय
बिंदु पर तीव्रताओं में संबंध, तीव्रताओं में संबंध हम देखना चाह रहे हैं। तीव्रताओं में संबंध क्या है, अक्षीय और निरक्षीय तीव्रताओं में संबंध क्या होगा। तो देखिए हम अक्षीय पर भी निकाल चुके हैं और निरक्षीय पर भी निकाल चुके हैं। तो क्या आया था, हम जानते हैं कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर, द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर तीव्रता, अक्षीय बिंदु पर तीव्रता कितनी आती है, ई अक्षीय, ई अक्षीय बराबर हम लिखेंगे तो K 2p/r3, ये हमारे पास प्राप्त होती है K 2p/r3। तथा निरक्षीय का हमने निकाला है, तथा निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता, तथा निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता, और इसका फॉर्मूला अभी हमने निकाला था ई निरक्षीय, ई निरक्षीय बराबर हमारे पास आया था K p/r3। ये समीकरण 2 हो गया। अब इनका रेशियो निकालो, देखो क्या आता है, ई अक्षीय अपॉन ई निरक्षीय करेंगे तो क्या आएगा, भाग दो, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दीजिए तो आएगा K 2p/r3 मल्टीप्लाई, उल्टा करेंगे डिवाइड करेंगे तो r3/kp। तो r3 से r3 कट गया, kp से kp बच गया, 2:1, क्या बच गया 2/1, यानी 2:1 होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय पर तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है, और कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्थात हम देख सकते हैं, यानी ई अक्षीय इक्वल्स टू, ई अक्षीय इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ई निरक्षीय, यानी अक्षीय पर जो तीव्रता आ रही है वो निरक्षीय की दोगुनी आ रही है। दिस इज समीकरण 3। ठीक, समीकरण हमारे पास 3 आ गया। ठीक, इसमें देखते समीकरण 1 डिवाइड बाई 2, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दिया है, अर्थात विद्युत द्विध्रुव के कारण, अर्थात विद्युत हम क्या लिखेंगे कि ये अक्षीय पर तीव्रता है वो निरक्षीय की क्या आ रही है, दोगुनी प्राप्त होती है। तो अर्थात विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर तीव्रता, अक्षीय बिंदु पर तीव्रता निरक्षीय बिंदु पर तीव्रता की दोगुनी होती है, दोगुनी होती है। तो ये हमने कर लिया। तो आज हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय पर तीव्रता कितनी प्राप्त होती है उसका डेरिवेशन क्या था। इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था उसमें अक्षीय बिंदु पर तीव्रता का हमने डेरिवेशन किया था। दोनों ही डेरिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन डेरिवेशन को आप अच्छे से कीजिए। और दूसरा, जो भी आपको वीडियो पोस्ट किए हैं उन वीडियो को सभी को देखिए, क्योंकि सारे एक दूसरे के क्रम से हैं। अगर बीच में से आप किसी को देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो अच्छे से सारी वीडियो देखिए, अपने नोट्स बनाइए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो पोस्ट होता है आपको अच्छे से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उसको वॉच कर सके, अपने नोट्स बना सके। ओके, तब के लिए धन्यवाद।